हेलो एवरीवन, आज अपन पढ़ेंगे वृत्त की परिधि और वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त की परिधि और वृत्त का क्षेत्रफल पढ़ने के लिए सबसे पहले अपन को वृत्त के बारे में जानकारी होनी बहुत जरूरी है। तो अपन देखते हैं कि वृत्त क्या होता है, उसके बारे में देखते हैं। तो वृत्त क्या होता है, सिंपल सी साधारण सी परिभाषा है वृत्त की कि वृत्त किसी बिंदु का बिंदुपथ होता है जो कि समतल में इस प्रकार गति करता है कि समतल में स्थित किसी नियत बिंदु से उसकी दूरी से समान रहती है। ठीक है, जो बोर्ड पे लिखी हुई है वही परिभाषा है। अब अपन इस परिभाषा को क्या है बोर्ड पे देखते हैं, समझते हैं इस परिभाषा को कैसे होता है, वृत्त क्या होता है। तो अपन ने क्या ले लिया, अपन ने ले लिया एक नियत बिंदु। ठीक है, वो ले लिया नियत बिंदु, वो ले लिया। उस ओ नियत बिंदु से r दूरी पर अपन ने क्या ले लिया, बिंदु P ले लिया। ठीक है, अब ये P बिंदु क्या करेगा, इस प्रकार गति करेगा। ठीक है, ये नियत बिंदु क्या करेगा, इस प्रकार गति करेगा। ये नियत बिंदु इस प्रकार से गति करेगा। तो सब जगह अपन देखते हैं कि P की जो दूरी है क्या है, r समान है। तो यही तो अपनी परिभाषा है कि वृत्त क्या होता है, वृत्त किसी बिंदु का बिंदुपथ जो कि समतल में इस प्रकार गति करता है कि समतल में स्थित किसी नियत बिंदु से उसकी दूरी सदैव समान रहती है। यहाँ पे r दूरी है जो क्या करेगी, O से P के बीच की दूरी है और ये हमेशा क्या रहती है, समान रहती है। इस समान दूरी पर रखते हुए P बिंदु क्या करेगा, गति करेगा और गति करने के फलस्वरूप अपन को क्या मिलेगा, एक बिंदुपथ मिलेगा और वही अपना क्या हो जाएगा, वृत्त हो जाएगा। अब बिंदुपथ होता क्या है, बिंदुपथ होता है सामान्य छोटे छोटे बिंदुओं को क्या एक पथ है मारा गया, उसी को बिंदुपथ बोलते हैं। ठीक है, यही अपना वृत्त हो गया। ठीक है, तो इसको अपन क्या कहेंगे, इसको अपन कहेंगे वृत्त। ठीक है, अब अपन वृत्त के जो अभिन्न अंग है उनके बारे में जान लेते हैं कि वृत्त के कौन कौन से अंग है। ठीक है, केंद्र। तो यहां नियत बिंदु को अपन क्या कहेंगे, नियत बिंदु को वृत्त का केंद्र कहते हैं, जो कि चित्र में O से निरूपित किया गया है। ठीक है, उसके बाद अपन देखते हैं त्रिज्या। तो त्रिज्या क्या होती है वो भी देख लेते हैं। वृत्त पर स्थित किसी बिंदु, वृत्त पर स्थित किसी बिंदु को केंद्र से मिलाने वाले रेखा खंड को त्रिज्या कहते हैं। चित्र में OP वृत्त की त्रिज्या है। ठीक है, उसके बाद अपन देखते हैं जीवा क्या होती है। ठीक है, तो वृत्त पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड को वृत्त की जीवा कहते हैं।
चित्र में क्यूआर एक वृत्त की जीवा है। ठीक है, ये बिंदु क्यू है कोई, ये बिंदु कोई आर हो गया, इन दोनों को अपन ने क्या किया, मिला दिया, और ये क्यू आर अपनी क्या होगी, जीवा हो गई। ठीक है, अपन ने वर्त की जीवा पढ़ ली, अब अपन देखेंगे वर्त का व्यास क्या होता है। ठीक है, व्यास वृत्त की वह जीवा जो केंद्र से गुजरती है, वृत्त की वह जीवा जो केंद्र से गुजरती है, जिसके अंत बिंदु वर्त पर स्थित हो, उसे वृत्त का व्यास, उसे वर्त का व्यास कहते हैं। यहाँ एस टी वृत्त का, एस टी वर्त का व्यास है। ठीक है, और ये क्या होता है, वर्त का व्यास होता है, देखो ये आर और ये आर है, तो वर्त का व्यास क्या हो गया, 2r हो गया ना। तो वर्त का व्यास होता है वो त्रिज्या का क्या होता है, दुगुना होता है। ठीक है, और वर्त के व्यास को अपन d से भी लिखते हैं, और त्रिज्या को किसे लिखते हैं, r से। ठीक है, d मतलब डायमीटर और r मतलब रेडियस। ठीक है, उसके बाद में देखते हैं अपन चाप। चाप क्या होता है, चाप होता है वृत्त के अनुदिश वर्त पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य दूरी को वृत्त का चाप कहते हैं। यहाँ Q T R, ये Q, ये T और ये R, तो ये क्या हो गया, Q T R क्या हो गया, वृत्त का एक चाप है। Q T R एक वृत्त का चाप हो गया। ठीक है, उसके बाद में अपन पढ़ते हैं वृत्तीय क्षेत्र। वृत्तीय क्षेत्र क्या होता है, वह क्षेत्र जिसके बिंदु या तो वृत्त पर स्थित होते हैं या वृत्त के अंदर स्थित होते हैं, उसे वृत्तीय क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, अब अपन पढ़ते हैं परिधि। परिधि क्या होती है, तो परिधि देखते हैं क्या होती है, वृत्त के अनुदिश
एक पूरा चक्कर लगाने में तय की गई दूरी वृत्त की परिधि कहलाती है। ठीक है, यानी कि अपन अगर यहां से स्टार्ट होते हैं P से, ठीक है, और P से स्टार्ट होने के बाद में वर्त के अनुदिश चलते हैं इस प्रकार, और एक पूरा चक्कर तय करते हैं। एक पूरा चक्कर तय करने में तय की दूरी होती है, उसी को क्या बोलते हैं? परिधि बोलते हैं। तथा परिधि को वृत्त का परिमाप भी कहते हैं। परिमाप का मतलब क्या होता है? परि मतलब चारों ओर का, माप मतलब मापन। तो अपन क्या कर रहे हैं? वृत्त के चारों ओर का मापन ही तो कर रहे हैं, इसलिए वृत्त की परिधि होगी, वही इसका क्या हो जाएगा? परिमाप हो जाएगा। ठीक है, तथा परिधि और व्यास का अनुपात एक निश्चित अचर राशि होता है, जिसे ग्रीक अक्षर पाई से लिखा जाता है। ठीक है, यानी कि परिधि और व्यास का अनुपात होता है, वो एक क्या होता है? एक निश्चित अचर राशि होती है। ठीक है, और उससे अपन डिनोट किससे करते हैं या किससे लिखते हैं? पाई से लिखते हैं। बराबर क्या हो जाएगा? परिधि बटा व्यास। तो परिधि बराबर क्या हो जाएगा? व्यास को क्या लिखते हैं? 2 × r × पाई। तो परिधि बराबर क्या हो गया? 2 पाई r। ठीक है, और यही क्या होता है? यही वृत्त का परिमाप। ये वृत्त की परिधि हो गई 2 पाई r, यही क्या हो गया? वृत्त का परिमाप हो गया। ठीक है, अब देखते हैं पाई को प्राय 22/7 या 3.14 लिखते हैं। पाई का दशमलव अनावर्ती तथा अशांत होता है। अब अपन पढ़ते हैं वर्त का क्षेत्रफल। ठीक है, जो ये पूरा लाइनिंग पार्ट है, यही क्या है? वर्त का क्षेत्रफल है, और ये वर्त की त्रिज्या r है। वर्त के क्षेत्रफल को अपन a से लिखते हैं। a मतलब होता है एरिया। ठीक है, a बराबर क्या हो जाएगा? पाई r स्क्वायर, जहां r वृत्त की त्रिज्या, जहां r वृत्त की त्रिज्या है। ठीक है, अब अपन देखते हैं अर्धवर्त का क्षेत्रफल। तो अर्धवर्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा?
भाई पूरे वर्त का क्षेत्रफल क्या है, पाई आर स्क्वायर है, तो अर्धवर्त का क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर बटा 2। ठीक है, ये कैसे होगा, ये केंद्र हो जाएगा, ये आर इसकी त्रिज्या हो जाएगी, इस प्रकार से ये अर्धवर्त का क्षेत्रफल हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार। अब देखते हैं अर्धवर्त का परिमाप। तो पूरे वर्त का परिमाप तो अपन को बताया कि परिधि के बराबर होता है, आपने परिधि में पढ़ लिया था। अर्धवर्त का देखते हैं, अर्धवर्त का परिमाप का मतलब क्या होता है, चारों ओर का माप। तो ये टोटल होता है ना, ये टोटल क्या होता है, 2 पाई आर होता है, तो ये आधा कितना हो जाएगा, पाई आर हो जाएगा ना। तो अपन यहाँ से स्टार्ट होते हैं, यहाँ से ऐसे स्टार्ट होते हैं, तो ये कितना है आर, तो अपन ने लिख लिया आर। अब ये कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक चलेंगे तो कितना हो जाएगा, प्लस का पाई आर। फिर अपन क्या यहाँ तक चलेंगे, क्योंकि पहले अपन यहाँ से स्टार्ट किया था, तो क्या आ जाएगा आर, तो ये क्या हो जाएगा पाई आर प्लस 2r। ठीक है, ये क्या हो जाएगा इसका अर्धवर्त का परिमाप। अब अपन पढ़ते हैं 2 सेकेंडरी वर्तों से परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल। ठीक है, इसको पढ़ने के लिए सबसे पहले अपन को ये पता होना चाहिए कि सेकेंडरी वर्त किसे कहते हैं और परिबद्ध क्षेत्र किसे कहते हैं। तो आइए देखते हैं अपन। सेकेंडरी वर्त 2 या 2 से अधिक ऐसे वर्त जिनके केंद्र एक ही हो तथा त्रिज्याएं अलग अलग हो, उन्हें सकेंद्रीय वर्त कहते हैं। ठीक है, तो 2 या 2 से अधिक ऐसे वर्त जिनका केंद्र क्या हो, एक ही हो तथा त्रिज्याएं उनके अलग अलग हो, उन्हें सकेंद्रीय वर्त कहते हैं। ठीक है, और परिबद्ध क्षेत्र, जैसे अपन ने यहाँ पे क्या ले लिया, यहाँ पे 2 अपने वर्त ले लिया, एक C1 ले लिया और एक C2 वर्त ले लिया। ठीक है, C1 जिसकी त्रिज्या R1 है और C2 जिसकी त्रिज्या R2 है। ठीक है, अब अपन ने क्या है, यहाँ पे देखेंगे R1 क्या है, ज्यादा है किससे, R2 से, इसीलिए क्या ये C1 वर्त है वो क्या हो गया, बड़ा हो गया। अब परिबद्ध क्षेत्र होता है जो इन दोनों के बीच का क्षेत्र होता है, उसको बोलते हैं परिबद्ध क्षेत्र। ठीक है, और ये क्षेत्रफल कैसे निकलेगा वो अभी अपन यहां देखते हैं। तो चित्रानुसार हम 2 वर्त, 2 सेकेंद्रीय वर्त C1 व C2 लेते हैं, जिनकी त्रिज्याएं क्रमशः R1 व R2 है, जहां R1 क्या है, ज्यादा है किससे, R2 से, का परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल बराबर होगा बड़े वर्त का क्षेत्रफल माइनस छोटे वर्त का क्षेत्रफल। ठीक है, यानी कि परिबद्ध क्षेत्रफल निकालने के लिए अपन सबसे पहले क्या निकालेंगे, बड़े वर्त का क्षेत्रफल
और बाद में छोटे वर्त का क्षेत्रफल, और उन दोनों को क्या कर देंगे, घटा देंगे, तो परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो अपन देखते हैं कैसे निकालते हैं। तो अपन क्या करते हैं, सबसे पहले बड़े वर्त का क्षेत्रफल निकालते हैं। बड़ा वर्त जिसकी त्रिज्या क्या है, r1, इसका ये पूरा क्या है, ये क्षेत्रफल है, ये जो लाइनिंग पार्ट है ये, तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पाई r1 स्क्वायर, क्योंकि इसकी त्रिज्या क्या है, r1 है। ठीक है, अब अपन क्या है, इसमें से छोटे वर्त है उसको क्या करेंगे, घटाएंगे। तो छोटे वर्त का क्षेत्रफल क्या होगा वो देखते हैं। छोटा वर्त इसी प्रकार है ना, जिसकी त्रिज्या क्या है, r2 है, तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा वर्ग वाला। ठीक है, अब अपन क्या करते हैं, इसका क्षेत्रफल घटाते हैं, पाई r2 का स्क्वायर, यानी पाई r1 क्या हो गया, बड़े वर्त का क्षेत्रफल हो गया। इसमें से क्या कर लिया, छोटे वर्त का जो क्षेत्रफल है वो क्या कर लेंगे, घटा लेंगे। तो परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल आ जाएगा क्या, देखते हैं कैसे आता है। अपन क्या करते हैं, बड़े वर्त का क्षेत्रफल है ना, उसमें से छोटे वर्त का क्षेत्रफल ये है ना, छोटे वर्त का क्षेत्रफल, इसको क्या कर देंगे, हटा देंगे, यानी घटा देंगे यहां से। ठीक है, तो ये आ गया ना परिबद्ध क्षेत्रफल। ठीक है, अब अपन यहां से देखते हैं, पाई क्या है, कॉमन आ जाएगी, r1 का स्क्वायर माइनस r2 का स्क्वायर। ठीक है, फिर इसी को यहाँ पे देखते हैं, इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं पाई कोष्टक r1 प्लस r1 माइनस r2। ऐसा क्यों लिखेंगे, ऐसा इसलिए लिखेंगे क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए प्लस बी, ए माइनस बी होता है। ठीक है, अब अपन एक पॉइंट देखते हैं, पहिए द्वारा एक चक्कर लगाने में तय की गई दूरी, तो ये क्या हो गया, एक पहिया हो गया। ये पहिया हो गया जिसकी त्रिज्या क्या है, r है। तो ये पहिए का पॉइंट, जैसे ये क्या करेगा, ऐसे गति करेगा, तो ये पॉइंट ऐसे घूमेगा, यहां से ऐसे चलेगा, तो वापस ये पॉइंट यहां पे आएगा ना, तो ये दूरी क्या हो जाएगी, 2πr, ये पहिए की परिधि के बराबर हो जाएगी। तो पहिए द्वारा एक चक्कर लगाने में तय की गई दूरी क्या हो जाएगी, पहिए की परिधि के बराबर है, पहिए की परिधि के बराबर, जो क्या होती है 2πr, जहां r पहिए की त्रिज्या है। ठीक है, अगला पॉइंट है, पहिए द्वारा 1 मिनट में लगाए गए चक्रों की संख्या बराबर होगी 1 मिनट में पहिए द्वारा तय की गई दूरी बटा परिधि।